हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं नंबर 11 से। इससे पहले कि मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बायोलॉजी के भी कराए हुए हैं उसमें, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है 11। निडिल, शार्प ब्लेड एंड डिस्पोज ऑफ इन, मतलब निडिल और शार्प ब्लेड्स वगैरह जो रहते हैं वो कौन से बैग में रहते हैं? हॉस्पिटल वगैरह में, क्योंकि सब चीज़ के अलग अलग बैग बनाए जाते हैं। सारी चीज़ें एक जगह तो नहीं रख सकते, तो उनके लिए अलग अलग बैग बनाए जाते हैं। तो निडिल और शार्प चीज़ें जो होती हैं, नुकीली चीज़ें जो होती हैं, ब्लेड वगैरह, निडल्स वगैरह, किस में रखते हैं, कौन से बैग में रखते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, रेड बैग, वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर जिसे पीपीसी बोलते हैं, और ग्रीन बैग, येलो बैग। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि किस बैग में रखते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, तो हमें भी इजी बनाने हैं, लेकिन पढ़कर, अगर आपने ड्यूटी नहीं की है तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर। ठीक है, क्योंकि ये पंक्चर प्रूफ है, मतलब इसमें पंक्चर प्रूफ है, इसमें निडिल शार्प वगैरह जो हैं वो पंक्चर भी नहीं कर पाएंगी। मतलब ये जैसे होता है ना, वाटर प्रूफ होते हैं कोई चीज़ें, मतलब वाटर उसको उससे नुकसान नहीं होता है, इसलिए इनको निडल शार्प चीज़ों से भी नुकसान नहीं होता, इसलिए इसे पंक्चर प्रूफ कहते हैं। तो निडल और शार्प चीज़ों को हम रखते हैं वाइट कलर के पंक्चर प्रूफ कंटेनर में, जिसको पीपीसी भी कहते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नंबर है हमारा 12। नॉन बायोमेडिकल वेस्ट लाइक स्टेशनरी, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन। जो नॉन बायोमेडिकल होता है, जिसमें मतलब जिसमें मेडिसिन वगैरह नहीं होती, वो वाला जो वेस्ट होता है, मतलब नॉन बायोमेडिकल। बायोमेडिकल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएंगी, इंजेक्शन वगैरह है, मतलब जो मेडिकल से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर हम किन की बात कर रहे हैं? स्टेशनरी, वेजिटेबल एंड फ्रूट पीस, मतलब छिलके वगैरह, सब्जी वगैरह जो हमारी बेकार होती है, उनको किस बैग में रखते हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, रेड बैग, ब्लैक बैग, येलो बैग या ग्रीन बैग। तो आपको इसमें से पहचानना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ब्लैक बैग है। ठीक है, जो हमारी सब्जियां वगैरह और फ्रूट के छिलके वगैरह हम जिसमें डालते हैं वो ब्लैक बैग होता है, जिसमें हॉस्पिटल वगैरह में डालते हैं। ठीक है, तो ब्लैक बैग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आते हैं नंबर ऑफ 13 पर। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, सॉरी। A magnetic field based medical imaging technique used in radiology to form picture of the anatomy and the physiological process of the body is commonly known as। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र, वो क्षेत्र बेस्ड मेडिकल इमेजिंग टेक्निक, जो मेडिकल टेक्निक, इमेजिंग मेडिकल टेक्निक पर जो बेस्ड है, यूज्ड इन रेडियोलॉजी टू फॉर्म पिक्चर, जो इस्तेमाल किया जाता है रेडियोलॉजी टू फॉर्म पिक्चर ऑफ द एनाटॉमी, फ्रॉम पिक्चर ऑफ द एनाटॉमी एंड लाइक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, मतलब एंड द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी इज़ कॉमनली नाउन एज। जो हमारा जो रेडियोलॉजी में फॉर्म की जाती है, हमारे जो आंतरिक संरचना को जांचने के लिए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, NMR, ऑप्शन नंबर बी MRI, C अल्ट्रासाउंड, D एक्सरे। तो यहाँ पर आपको पहचानना है। ठीक है, तो रेडियोलॉजी के लिए जो हमें ऐसी, जो हमें पिक्चर और एनाटॉमी के लिए जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसके लिए जो यूज़ किया जाता है, उसमें हमारा जो MRI होता है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, MRI होती है जो हमारी आंतरिक संरचना को ज्ञात करने के लिए रेडियोलॉजी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स अ पार्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर यूज इन MRI फॉर द डायग्नोज ऑफ डिसीज कंडीशन। मतलब बीमारी की अवस्था में जो मैग्नेटिक फील्ड में यूज होती है, MRI करते हैं। ठीक है, विच इज़ द फॉलोइंग वेव्स, वो कौन सी किरणें होती हैं? ठीक है, किरणें, वेव्स, तरंग होती हैं जो MRI में यूज़ होती हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, IR रेज, एक्सरे और रेडियो वेव्स और गामा रेज। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर आपको दिखा होगा रेडियोलॉजी टू फॉर्म पिक्चर ऑफ द एनाटॉमी। तो रेडियोलॉजी यूज होती है MRI में, तो MRI क्या, इसमें रेडियो वेव्स हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, तो C इसका राइट आंसर है। नंबर 15 पर आते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CT स्कैन टेक्निक।
जब आप पेपर देने जाएं तो उससे पहले बहुत सारी फुल फॉर्म होती हैं, मैं उनका पेपर बनाकर भी आपको दे दूँगी सारी फुल फॉर्म का, वो आपको याद करके जाना है क्योंकि फुल फॉर्म वो ज़्यादातर पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ पर सीटी स्कैन की फुल फॉर्म पूछिए, इसमें क्या है ऑप्शन दिए हुए हैं, कंप्यूटर टेक्निक, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्लीट टेक्निक या कंप्लीट टोमोग्राफी। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली चीज़ हो जाती है, बच्चे पढ़ के जाते हैं ऊपर ही ऊपर तो देख लेते हैं, अब वहाँ जाके गड़बड़ हो जाती है कि कंप्यूटर था या कंप्यूटर था, वहीं पे एक नंबर कट जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सीटी स्कैन का मतलब होता है सी से कंप्यूटेड और टोमोग्राफी। ठीक है, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर कॉमनली यूज इन सीटी स्कैन टेक्निक। वो कौन सी तरंग होती हैं जो ज़्यादातर या हमेशा यूज्ड इस्तेमाल की जाती हैं सीटी स्कैन में, सीटी स्कैन वाली टेक्निक में। ऑप्शन है IR रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स या गामा रेज। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी रेज होती हैं, वो तरंग होती हैं जो यूज़ की जाती हैं सीटी स्कैन में। तो आप पहले ये देखो, सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता हो गई, पहला ऑप्शन इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कौन सी तरंग होती हैं, IR रेज, रेडियो वेव्स, एक्स रेज या गामा रेज। तो सीटी स्कैन जो होता है ना, उसके लिए जो तरंग यूज़ होती है या रेज जो होती हैं वो होती हैं एक्स रेज। ठीक है, सीटी स्कैन में एक्स रेज जो होती हैं वो रेड होती हैं। ओके, नंबर ऑफ 17 पे आते हैं। द फर्स्ट एंड प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन अमॉन्ग द पेशेंट एंड द मेडिकल प्रोफेशनल्स इन द मेडिकल डिपार्टमेंट हॉस्पिटल इज। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है, जो फर्स्ट एंड प्राइमरी पॉइंट ऑफ होता है कांटेक्ट करने का, कम्युनिकेशन अमोंग द पेशेंट, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का जो फर्स्ट और प्राइमरी पॉइंट होता है, एंड द मेडिकल प्रोफेशनल इन अ मेडिकल डिपार्टमेंट, मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल में उसे क्या कहते हैं, जो सबसे पहला और प्राइमरी पॉइंट होता है कांटेक्ट करने का पेशेंट से। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं OT, OPD, एक्सरेज या MRD। तो OT में तो फर्स्ट नहीं होता है क्योंकि OT से पहले भी पेशेंट आ चुका होता है हॉस्पिटल में, उसकी जांच पड़ताल की जाती है, बहुत सारी जांचें होती हैं, उसके बाद वो OT में आता है, तो OT तो फर्स्ट नहीं हो सकता। एक्सरे का मतलब एक्सरे भी मतलब कुछ ना कुछ तो पूछ कर ही एक्सरे करेंगे, बिना सबसे पहले तो एक्सरे करने नहीं बैठ जाएंगे। तो इसका सही आंसर B है, OPD। OPD में ही इंसान बोल रही हूँ, मतलब पेशेंट जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करता है सबसे पहले कि मुझे ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस शुरू होता है, चाहे वो OT में जाए या फिर वो एडमिट हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन OPD इसका फर्स्ट सबसे प्राइमरी पॉइंट OPD है। ठीक है, तो B इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द फुल फॉर्म ऑफ OPD इज़। फुल फॉर्म OPD की फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपसे बोला ही था कि आपको सारी चीज़ों की फुल फॉर्म देख के जानी है। वैसे तो मैं आपको फुल फॉर्म का एक पेपर बना के दूंगी, सारे फुल फॉर्म मैंने लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, अगर आपको वो चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, लेकिन मैं फिर भी दूंगी, फिर भी एक बार आप बता देंगे तो मैं जल्दी कोशिश करूँगी। वैसे मुझको इतना टाइम मिलता नहीं है, अगर आपकी जल्दी रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो OPD की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, वैसे तो कुछ बच्चों को जिसने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो मैं उसको बता देती हूँ कि ओवर पेशेंट डोर, पहले ऑप्शन देखते हैं, ओवर पेशेंट डोर, आउट पेशेंट डोर, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या ओवर पेशेंट डिपार्टमेंट। ओवर पेशेंट डोर इसका कोई मीनिंग नहीं है, नहीं आउट पेशेंट डोर नहीं ये होती है। OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब जो पेशेंट बाहर से आकर कंसल्ट करता है मेडिसिन को रिलेटेड या फिर कुछ भी परेशानी होती है उसको, सर्दी जुकाम वगैरह, तो OPD में जाते हैं, तो मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है वो। एक होता है इनपुट पेशेंट, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं उनको आपको फुल फॉर्म में समझाऊंगी, यहाँ पर मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर C हो जाएगा OPD का फुल फॉर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। 19, अ पर्सन हु इज़ हॉस्पिटलाइज्ड ओवरनाइट फॉर सर्वल डेज और वीक्स नाउन एज। एक व्यक्ति जो हॉस्पिटलाइज्ड है ओवरनाइट फॉर सर्वल डेज और वीक नाउन एज, उसको क्या कहते हैं? एक पर्सन जो हॉस्पिटल में है, वो एडमिट भी बोल सकते हो आप उसको, ओवरनाइट रात भर, फॉर सर्वल डेज कुछ दिनों से, और वीक या फिर हफ्तों से भी हो सकता है, जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आउट पेशेंट, बाहर का पेशेंट, बाहर वाला पेशेंट,
इन पेशेंट, अंदर वाला पेशेंट, मतलब आपको पहचानना है यहाँ पे। डॉक्टर को बोलेंगे हम, या वार्ड बॉय, या फिर वार्ड बॉय को बोलेंगे। देखो डॉक्टर वार्ड बॉय उनकी परमानेंट ड्यूटी रहती है। मंथ भी हो सकते हैं, ईयर भी हो सकते हैं, मतलब इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। जो सिर्फ कुछ दिन या फिर हफ्तों की बात हो रही है तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। आउटपुट और इन पेशेंट देखना है। तो आउट पेशेंट जो होते हैं वो मैंने आपको ओपीडी के फुल फॉर्म में बताया। आउट पेशेंट ओपीडी के अंतर्गत आते हैं, जो डेली भी आ सकते हैं, हफ्ते में एक बार भी उनका चक्कर लग सकता है, लेकिन वो एडमिट नहीं रहते, हॉस्पिटलाइज नहीं होते। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इन पेशेंट। मतलब इन पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो, हॉस्पिटलाइज्ड है, वो इन पेशेंट है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये नंबर जो आगे हैं ये मैंने आपकी पिछली वीडियो में मैंने करा दिए थे सॉल्व, और इन पर निशान भी लगे हुए हैं, तो इनको क्या ही मैं सॉल्व कराऊं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। लेकिन मैं इसके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने का सोच रही हूँ, इससे आगे के भी सॉल्व नहीं हुए हैं। तो ये कितने हैं क्वेश्चन, यहाँ देख लेते हैं। 150 क्वेश्चन है। मैं आपको सॉल्व सारे करा दूँगी ऐसे ही समझाकर जैसे कराए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाय।